डियर स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ANTS PT4 और उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 के साथ। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है? मैच द कॉलम। आपके साथ अगर हम कॉलम 1 में देखें तो आपके सामने हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर का नाम दे रखा है और उसके सामने उसका डिटेल दे रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे हार्ट को अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो हमें चेस्ट पेन फील होता है। तो आप कह सकते हैं एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन रीचेस द हार्ट। सो द ए का हमारा क्या होगा? 2। नेक्स्ट बात आती है हार्ट अटैक। आप ये भी जानते हैं कि जब हमारे हार्ट मसल्स को कम्प्लीटली जब ऑक्सीजन उसे नहीं मिलेगा तो हमारा हार्ट मसल्स डैमेज होना स्टार्ट होता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो आप कह सकते हैं डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स सडनली बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। सो बी का हमारा क्या होगा? 3। हार्ट फेलियर। हम सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट 1 मिनट में अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है। और अगर कभी ऐसा हो कि हमारा ब्लड इफ़ेक्टिवली पंप ना करे, 5 लीटर से अगर कम ब्लड पंप करता है ब्लड को, और उस 5 लीटर से अगर कम ब्लड पंप करेगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो बॉडी टिश्यू का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। तो आप कह सकते हैं हार्ट डज नॉट ब्लड पंप इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। सो सी का क्या होगा? 1। कार्डियक अरेस्ट। अगर ऐसे नोड हार्ट बीट को इनिशिएट करना बंद कर दे, हार्ट बीट को जनरेट करना बंद कर दे, तो उस कंडीशन को कहा जाता है कार्डियक अरेस्ट। सो द डी का क्या होगा? 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। सो द करेक्ट आंसर इज बी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 152। क्या कहता है? द करेक्ट रूट थ्रू विच इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट इज। अगर हम हार्ट बीट के इम्पल्स का कंडक्शन देखें तो सबसे पहले ये समझिए कि इस इम्पल्स को जनरेट कहाँ किया जाता है। तो हार्ट बीट का जो इनिशिएशन है, इस इम्पल्स को जनरेट किया जाता है ऐसे नोड के अंदर। ये ऐसे नोड से इम्पल्स इंटरनोडल फाइबर के द्वारा आता है, आप कह सकते हैं एवी नोड के अंदर। एवी नोड से ये इम्पल्स कहाँ आएगा? बंडल ऑफ हिस के अंदर। इस बंडल ऑफ हिस के 2 ब्रांच है, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस। और ये जो राइट एंड लेफ्ट ब्रांच है ये अपने अपने वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर इनर्वेट किया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इस ब्रांच से अराइज होता है पर्किंजे फाइबर्स, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इम्पल्स ट्रेवल का जो पाथवे है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन कहता है एशे नोड और डायरेक्ट फिर कहता है पर्किंजे फाइबर, जो कि गलत है। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें एसे एवी नोड टू एसे नोड, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। और फिर कहता है एसे नोड टू एवी नोड, बिल्कुल सही है। एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस, सही है। बंडल ऑफ हिस आप कह सकते हैं पर्किंजे फाइबर, और पर्किंजे फाइबर इनरवेट करता है हार्ट मसल्स के अंदर। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 152 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। ऑप्शन अगर डी की भी बात करें तो यहाँ पे कहता है एवी नोड टू बंडल ऑफिस, जो कि गलत है। तो 152 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 153। क्या कहता है? व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ a person having 72 heartbeat per minute and the stroke volume of 50 ml। देखिए कहता है कि पर्सन का कार्डियक आउटपुट क्या होगा जब स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml हो और हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट हो। हम सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट एक बार में जितना ब्लड पंप करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। यस। और 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा? तो जितना हार्ट रेट होगा आप कह सकते हैं हार्ट रेट। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम का वैल्यू कितना है? 50 ml और हार्ट रेट कितना दे रखा है? 72 बीट पर मिनट। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं कि आएगा 3600 ml। सो द करेक्ट आंसर इज बी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
154 क्या कहता है, अरेंज द स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन इन सीक्वेंस, है ना। और आपके सामने ब्लड कोगुलेशन के मैकेनिज्म का सीक्वेंस दे रखा है और आपको इसे अरेंज करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ब्लड का कोगुलेशन का मैकेनिज्म जो है वो एक बार थोड़ा फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही आपको बॉडी में कहीं पे भी कट लगता है तो जो इंजर्ड टिश्यू है वो रिलीज करता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और वहाँ का जो प्लेटलेट्स है वो रिलीज करता है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कैल्शियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और बनाता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, जिसे आप थ्रोम्बोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं। इस थ्रोम्बोकाइनेज का सबसे पहला काम क्या है कि जिस साइट पे कट लगा है वहाँ के हेपेरिन को इनएक्टिव करना। क्यों? क्योंकि हेपेरिन ये वो सब्सटेंस है जो ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देता है, और जब तक हेपेरिन एक्टिव रहेगा तब तक ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा। तो कट साइट पे जो हेपेरिन है हमें उसको क्या करना होगा, इनएक्टिव करना होगा। तो हमने हेपेरिन को इनएक्टिव कर दिया। अब देखिए कि जो हमारे पास जो थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम बना वो प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है किसमें, थ्रोम्बिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, ब्लड में प्रेजेंट, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ये जो फाइब्रिन है ये इनसॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है, ये नेटवर्क बनाता है, और अब इसके अंदर अगर ब्लड लीक करने की कोशिश करेगा तो जो आरबीसी है, जो डब्ल्यूबीसी है, ये सारे के सारे जो सेल्स है इस नेटवर्क के अंदर क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे, और फाइनली हमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आप कह सकते हैं क्लॉट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अब आपके सामने यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दे रखा है, आइए इससे मैच करते हैं। सबसे पहला कहता है कि कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। नहीं, ये पहला स्टेप नहीं है। कोगुलम फॉर्मेशन, थ्रोम्बोकाइनेज फॉर्मेशन, साइट ऑफ इंजरी रिलीज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। हमने कहा कि जो इंजरी होता है तो वहां से क्या रिलीज होता है, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो साइट ऑफ इंजरी रिलीजेस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी हम कह सकते हैं पहला स्टेप हमारा क्या है, 4। इसके बाद अब ये देखिए कि ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये क्या बना रहा है, दूसरा स्टेप में प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। तो हम कह सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन यानी स्टेप नंबर हमारा हो गया 3। और जब प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन होता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और मुझे बताना कि कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन यानी हम कहेंगे स्टेप नंबर अब 1। और जब थ्रोम्बिन जब बनेगा तो ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, यानी स्टेप नंबर आप कहेंगे 5। और फाइनली कोगुलम का फॉर्मेशन होगा तो आप कहेंगे 2। अब आप मैच कीजिए कि 4 3 1, यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट किया है, गलत हो गया। 3 से स्टार्ट किया है, गलत। 4 3 1 5 2, सो द करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आई बात? डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। क्या कहता है, न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट WBC and constitute fill in the blanks percentage of the total WBC, whereas the basophil are the least abundant making percentage of the total WBC। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर आप WBC की अगर बात करते हैं तो WBC में सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको क्या मिलता है, न्यूट्रोफिल, उसके बाद आप कह सकते हैं लिम्फोसाइट, उसके बाद आपको मिलेगा मोनोसाइट, उसके बाद आप कह सकते हैं एसिडोफिल, और उसके बाद बेसोफिल। तो मोस्ट अबंडेंट जो WBC है वो कौन है, न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल की अगर हम परसेंटेज की जिक्र करें तो आप कह सकते हैं कि इसका परसेंटेज होता है 60 to 65%। वही अगर हम लिस्ट अबंडेंट अगर हम बेसोफिल की बात करें तो ये आपको मिलता है 0.5% से लेकर 1% तक। तो पहला हम कह सकते हैं कि न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट WBC एंड कॉन्स्टिट्यूट। तो देखिए 60 to 65 कहाँ पे है, यहाँ पे इतना दे रखा है, गलत है। 6 to 6.5 गलत हो गया, 60 to 65%। और फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं बेसोफिल का जो अमाउंट है 0.5 से लेकर 1%। सो द करेक्ट आंसर इज सी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 156। क्या कहता है, द फर्स्ट हर्ड साउंड लव इज एसोसिएटेड विथ द एक्स, whereas the second hard sound dub is associated with the Y, where?
देखिए जब आप कार्डियक साइकिल की बात करते हैं तो कार्डियक साइकिल में आप नोटिस करना कि एट्रिया के सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल से ठीक पहले और एट्रिया के सिस्टोल के बाद आपको एक साउंड सुनाई देती है। कौन सा? लब साउंड, जिसे आप S1 के नाम से भी जानते हैं। और ये हार्ट साउंड जो आपको सुनाई देता है, ये किसकी वजह से साउंड सुनाई देता है? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व, यानी हम कह सकते हैं AV वल्व। ठीक, तो कहता है द फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विथ X, यानी क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वल्व। ये तो सही है, लेकिन अगर हम Y की बात करें तो वेयर द सेकेंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विथ द, और देखिए जब वेंट्रिकल के अंदर डायस्टॉल होना स्टार्ट होता है तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल से ठीक पहले हमारा सेमिल्यूनर वल्व क्लोज होता है और सेमिल्यूनर वल्व के क्लोज होने के कारण हमें डब साउंड सुनाई देता है, यानी सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देता है ना। तो कहता है ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वल्व, जो कि गलत है। हमेशा कंसेप्ट बड़ा क्लियर रखना कि वल्व की ओपनिंग से कभी भी कोई भी साउंड जनरेट नहीं होता है, हमेशा क्लोजिंग से साउंड जनरेट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वल्व, हमने अभी कहा कि ओपनिंग से कभी भी कोई भी साउंड जनरेट नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वल्व, ये सही है। और क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वल्व, यस सर। सो द करेक्ट आंसर इज हमारा क्या होगा? सी। तो फर्स्ट हार्ट साउंड यानी लब जो है ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व की क्लोजिंग से आपको सुनाई देगा, और जो डब साउंड है ये सेमिल्यूनर वल्व की क्लोजिंग से साउंड सुनाई देती है ना। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 157। क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे रखा है ना, और उसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ना। पहला स्टेटमेंट कहता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हम सभी जानते हैं कि अगर फादर RH पॉजिटिव हो और मदर RH नेगेटिव हो, तो अगर इन केस अगर बच्चा RH पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे जो फीटस का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड्स के साथ मिक्स कर जाता है, और जब मदर के ब्लड के साथ मिक्स होगा तो कहीं ना कहीं मदर का जो इम्यून सिस्टम है उस एंटीजन के अगेंस्ट में RH पॉजिटिव जो हमारा एंटीजन है, RH एंटीजन है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा। और ये एंटीबॉडी जो होता है RH एंटीबॉडी IgG टाइप का होता है, और इस एंटीबॉडी के अंदर कैपेबिलिटी होता है प्लासेंटा को क्रॉस करने का। तो जब वो फीमेल जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी को कंसीव करेगी तो कहीं ना कहीं वो RH एंटीबॉडी जो है मदर के प्लासेंटा को क्रॉस करके सेकेंड फीटस को डैमेज कर सकता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कॉज कर सकता है। अगर आप इस कंडीशन को रोकना चाहते हैं तो पार्चुरेशन के टाइम पे फर्स्ट डिलीवरी के जस्ट आफ्टर आप क्या दे सकते हैं फीमेल को? आप इंजेक्ट कर सकते हैं एंटी-RH एंटीबॉडी। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ह्यूमन RBC इज नॉन न्यूक्लिएटेड, ये सही है। बाई कॉनकेव, ये भी सही है, लेकिन कहता है सर्कुलर और ओवल, ओवल नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो कहता है अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 10 to 14 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। देखिए हम सभी जानते हैं कि किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल का जब आप 100 ml ब्लड कलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर 12 to 16 ग्राम आपको हेमोग्लोबिन मिलता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 10 to 14 ग्राम, जिस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। स्टेटमेंट अगर आप 4 की बात करें तो कहता है कि RBC आर द लीस्ट अबंडेंट ब्लड सेल इन ह्यूमंस। देखिए ह्यूमन के अंदर अगर आप RBC की काउंट अगर देखेंगे तो अगर आप पर मिलीमीटर क्यूबिक देखें तो 5 to 5 मिलियन आपको दिखाई देगा पर मिलीमीटर क्यूबिक। तो और RBC जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं। आप WBC से कंपेयर कीजिए, WBC आपको पर मिलीमीटर क्यूबिक 60 to 80,000 आपको मिलता है, लेकिन वही प्लेटलेट्स की अगर आप बात करेंगे तो 1.5 लाख to 3.5 लाख आपको मिलेगा। तो मोस्ट अबंडेंट जो ब्लड सेल्स होता है वो
आरबीसी होता है, लेकिन कह रहा है कि लिस्ट अबंडेंट, इस वजह से स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। और अगर हम 5th नंबर के स्टेटमेंट की बात करें तो कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज शेयर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है वो न्यूट्रोफिल का होता है, उसके बाद आप कह सकते हैं लिम्फोसाइट का, उसके बाद मोनोसाइट का, उसके बाद एसिडोफिल का, उसके बाद बेसोफिल का। तो ये डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल, एसिडोफिल को ही इओसिनोफिल कहा जाता है, और फिर हमारा बेसोफिल। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सो द करेक्ट आंसर इज, आप कह सकते हैं, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 158। क्या कहता है, विच ऑफ द आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। हम सभी जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पढ़ाया था, और उसमें कैल्शियम आयन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल था। तो पहला दे रखा है सोडियम, गलत है। पोटेशियम गलत है। मैग्नीशियम, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 159। क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल इन सीक्वेंस। आपके पास कार्डियक साइकिल का कुछ सीक्वेंस दे रखा है, कुछ स्टेप दे रखा है, और उससे सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज करना है ना। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए हमारा जो एसए नोड है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है, हमारे एट्रिया के अंदर सिस्टोल देखने को मिलेगा। एट्रिया के अंदर जो सिस्टोल होता है वो कितने टाइम के लिए होगा, 0.1 सेकेंड के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम 0.7 सेकेंड एट्रिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डायस्टोल देखने को मिलता है। क्लियर है। अब जैसे ही एट्रिया का सिस्टोल कंप्लीट होता है, आप कह सकते हैं उसके ठीक बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होगा, और वेंट्रिकल जो सिस्टोल है वो आपको कितने टाइम के लिए होगा, 0.3 सेकेंड के लिए। रेस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं कि वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा, यानी 0.1 सेकेंड, 0.2, 0.3, 0.4 एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड के लिए। अब आप इस कार्डियक साइकिल को आप मुझे यहाँ पे देख करके बताओ, एसए नोड ने इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट किया, जिसकी वजह से एट्रिया का सिस्टोल हुआ। एट्रिया के सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ। अब आप एक चीज नोटिस करना कि वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, डायस्टोल। जिस टाइम पे वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा है, उस टाइम पे एट्रिया भी क्या कर रहा है, डायस्टोल। इस कंडीशन को हम कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। और ज्वाइंट डायस्टोल जो हो रहा है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड और 0.4 सेकेंड। तो ये ज्वाइंट डायस्टोल ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे हमारा कंप्लीट हार्ट जो है वो रेस्ट पे होता है, रिलैक्स करता है ना। अब आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले हम कह सकते हैं एसए नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल। अब एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट करेगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 2 दे रखा है, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एसए नोड के जनरेशन से के बाद एट्रिया के अंदर सिस्टोल होता है, ना कि वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर क्या कहता है, अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट इन रिलैक्स स्टेट दैट इज ज्वाइंट डायस्टोल। आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप जहाँ पे ज्वाइंट डायस्टोल आप देख रहे हैं, ज्वाइंट डायस्टोल के ठीक बाद क्या हो रहा है, एसए नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो जनरेट कर रहा है। यानी 5 के बाद अगर हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, 4 नहीं, एट्रिया का सिस्टोल यहाँ पे दिखा रखा है जो कि गलत है। ये 4 क्या है, एट्रियल सिस्टोल, फिर उसके बाद दे रखा है ज्वाइंट डायस्टोल, ये भी सीक्वेंस हमारा गलत है। तो यहाँ पे देखिए 5th नंबर, ऑल द चैम्बर ऑफ द हार्ट इन रिलैक्स स्टेट, यानी ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल के बाद क्या होगा, आप यहाँ पे देखो एसए नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा, यानी फर्स्ट, और जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा वैसे ही एट्रिया का सिस्टोल होगा। एट्रिया के सिस्टोल के ठीक बाद हमने देखा कि वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, और वेंट्रिकल के सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी, 159 का जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 160। क्या कहता है, मैच द कॉलम, है ना। और कॉलम 1 कॉलम 2 में आपको कुछ दे रखा है। कॉलम 1 में कहता है पल्मोनरी आर्टरी, है ना। इसका फंक्शन देखिए, पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कह रहा है पल्मोनरी वेन,
देखिए पल्मोनरी वेन का काम क्या है। पल्मोनरी वेन का काम है, आप कह सकते हैं कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेकर आना, हार्ट तक लेकर आना। और हार्ट में भी आप कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। तो आप कह सकते हैं पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। तो हम कह सकते हैं ए का क्या होगा 1। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है ये कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ठीक, तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो बी का क्या होगा हमारा 2। सी की अगर हम बात करें तो क्या कहता है सुपीरियर वेना केवा। हम सभी जानते हैं कि सुपीरियर वेना केवा हमारे बॉडी के अपर हाफ पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है राइट एट्रियम तक। तो सुपीरियर वेना केवा में क्या दे रखा है, रिसीव deoxygenated blood from upper half of the body and return to right atrium। ये हमारा सी का 3 सही है। अब हम 4 की बात करते हैं इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी एंड लेकर कहाँ तक आता है राइट एट्रियम। तो डी का हमारा होगा 4। तो आप कह सकते हैं ए का 1, बी का 3 दे रखा है जो कि गलत हो गया, ए का 2 गलत हो गया, ए का 4 गलत हो गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। सो द करेक्ट आंसर इज डी। तो 160 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 161। क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और कहता है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। पहला स्टेटमेंट दे रखा है एड्रेनलिन हैज नो रोल इन इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट, है ना। सबसे पहले आप ये समझो कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि हमारा हार्ट 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है हम उसे क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू आप कह सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। एड्रेनलिन हैज नो रोल इन इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट। एड्रेनलिन रिलीज कब होता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। और इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है और हार्ट रेट जब इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है एड्रेनलिन हैज नो रोल इन इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। एड्रेनलिन कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करवाता है। नेक्स्ट कहता है अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा कैन मॉडरेट द cardiac function through ANS. A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through ANS. हाँ, हम ये बात कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि हमारे हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला जो सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर 2 सेंटर होते हैं, कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर एंड कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू एएनएस। एएनएस के 2 पार्ट हैं, एक है हमारा सिंपैथेटिक और एक है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट रेट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक हमारे हार्ट रेट को कम करता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। फिर आगे कहता है स्टेटमेंट अगर हम 3 की बात करें तो न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्व कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। हमने अभी ही कहा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ध्यान रखना, क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर जो कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर है वहां से एराइज होता है 1 पेयर सिंपैथेटिक नर्व और वो सिंपैथेटिक नर्व इनरवेट करता है हमारे हार्ट के एसी नोड को। और जब स्टिमुलस आएगा उस सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा तो जो टर्मिनल एंड है वहां पे रिलीज होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या आप कह सकते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, और ये हमारे हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करता है। सो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। देखिए हम जानते हैं कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हार्ट रेट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है तो पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है। अब डिक्रीज कैसे करता है, याद रखना, मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर
कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर होता है वहां से एराइज होता है पैरास, आप कह सकते हैं कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, और वो वेगस नर्व इनरवेट करता है किसे, एसी नोड को, और एसी नोड पे जब स्टिमुलस लेकर आएगा तो वहां पे रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, और वो एसिटाइल कोलिन जो है हमारे हार्ट रेट की एक्टिविटी को कम करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हम कह सकते हैं ये सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर आप बात करें, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कैन ऑल्सो डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट। देखिए, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन क्या कार्डियक आउटपुट को कम करते हैं? आपने कहा कि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, और एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन में कौन आता है? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ये जो हार्मोन है ये इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है, और ये हार्ट रेट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, और हार्ट रेट को जब इंक्रीज करते हैं तो कार्डियक आउटपुट को भी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो कहता है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कैन ऑल्सो डिक्रीज, क्या दे रखा है यहाँ पे? कह रहा है डिक्रीज, है ना? तो जो कि क्या हो गया? गलत स्टेटमेंट हो गया, और आपसे पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हमारा होगा 2, 3 एंड 4। तो देखिए 2, 3 एंड 4, सो द करेक्ट आंसर इज सी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 162। पहला स्टेटमेंट कहता है ECG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि ECG क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड ECG को ऑब्टेन करने के लिए, किसी भी पर्सन का स्टैंडर्ड ECG ऑब्टेन करने के लिए हम 3 लीड का यूज करते हैं, जिसमें से 2 लीड हम उसके दोनों रिस्ट में यूज अप्लाई करेंगे, और तीसरा जो रिस्ट है हम उसके लेफ्ट एंकल से कनेक्ट करते हैं, है ना? तो रीजन कहता है टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG पेशेंट इज कनेक्टेड विथ 2 लीड, और यहीं पे हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गलत, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। गलत, असर्शन इज ट्रू but reason is false. Yes, so the correct answer is C. Dear student, next हमारा जो क्वेश्चन है वो है 163। कहता है the diagram given here is the standard ECG of a normal person. The P wave represent the। देखिए, एक ECG का आपके सामने एक ग्राफ दे रखा है, और आपसे पूछा है कि जो हमारा P वेव है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिएगा, जब एसी नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है तो एट्रिया के वॉल में हमें डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, और जैसे ही एट्रिया के वॉल में डीपोलराइजेशन होता है विच लीड्स टू द एट्रियल सिस्टोल, और जब एट्रिया का जब सिस्टोल होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, तो आप कह सकते हैं कौन सा वेव जनरेट होगा? पी। तो जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करता है atrial systole, that means the contraction of the both atria, so the correct answer is B. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 164। क्या कहता है? इन ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, पहला ऑप्शन दे रखा है ब्लड इज पंप बाय द हार्ट passes through large vessels into open space और body cavity called sinus। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। तीसरा स्टेटमेंट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का के अंदर हमें ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलता है, और जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ओपन सर्कुलेशन होता है वहाँ पे ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा इन लार्ज ओपन स्पेस। उस स्पेस को हम कहते हैं साइनस, और जिसके थ्रू आप कह रहे हैं कि ब्लड को पंप किया जा रहा है वो लार्ज ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे कैपिलरी सिस्टम अब्सेंट होता है। तो पहला ऑप्शन कहता है ब्लड इज पंप बाय हार्ट passes through the large vessels into open space और body cavity called sinus। तो ये तो सही है हमारा। closed circulatory system is present, गलत है। open circulatory system is present, सही है। so the correct answer is आप कह सकते हैं D, both A and C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 165। क्या कहता है? AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज प्रेजेंट इन। AV नोड का पोजीशन क्या है? इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम हार्ट का एक रफ डायग्राम बनाते हैं। आप इसे देखिए। जब आप इसको देखेंगे तो हमारे पास 2 चैम्बर है, 4 चैम्बर आपको दिख रहे होंगे। अपर जो 2 चैम्बर आपको दिख रहा है ये हमारा राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट।
इस राइट एट्रिया को हम क्या करते हैं, इसे भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला अपर पार्ट आप कह सकते हैं और ये लोअर पार्ट, इसे भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। आप कह सकते हैं राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट, है ना। और जब आप ऐसे नोड की बात करते हैं तो अब ऐसे नोड का पोजीशन आप मुझे बताइए कहाँ पे है। आप कह सकते हैं अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। वही जब आप एवी नोड की बात करेंगे तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट है ना। तो आप कह सकते हैं लोअर राइट कॉर्नर, राइट तो हमारा इस साइड हो गया ना, इस साइड क्या है लेफ्ट, तो ये गलत हो जाता है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम गलत हो गया, अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम गलत हो गया, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, सो द करेक्ट आंसर इज डी। आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा एवी नोड है और ये भी नोड का जो सिचुएशन है वो कहाँ पे है, आप कह सकते हैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 166, क्या कहता है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। पहला कॉलम में दे रखा है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, और फिर उसके नेक्स्ट कॉलम में उसका फंक्शन दे रखा है। पहला कॉलम अगर हम बात करें एल्बुमिन, हम सभी जानते हैं कि ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट ये प्रोटीन है। इसका परसेंटेज आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 4% आपको मिलेगा और इसका काम क्या है, हमारे ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। तो एल्बुमिन का हम कह सकते हैं कि काम क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस का काम आता है, तो ए का हमारा हो गया 4। ग्लोबुलिन की अगर हम बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो ग्लोबुलिन है ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का काम होता है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो ग्लोबुलिन का काम आप कह सकते हैं बी का 1। फाइब्रिनोजेन, ब्लड क्लॉटिंग ब्लड कोगुलेशन का जब हमने मैकेनिज्म पढ़ा तो आपने देखा कि फाइब्रिनोजेन का काम क्या है, ब्लड का कोगुलेशन करना, तो सी का हम कह सकते हैं 2। और न्यूट्रोफिल जो कि फैगोसाइटिक नेचर का सेल है, ये आप कह सकते हैं डी का 3। अब आप मैच कीजिए, ए का 4, ऐसा एक ही ऑप्शन है सी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। एक बार मैच कर लेते हैं, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, तो आप कह सकते हैं डी का 3, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 167, क्या कहता है, मैच द एबनॉर्मल कंडीशन गिवन इन कॉलम 1 विथ देयर एक्सप्लेनेशन गिव इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला कॉलम में कुछ डिफेक्ट्स हैं, उसे आपको देखना है और फिर उसके फीचर के बारे में देखना है। आप सभी जानते हैं यहाँ पे एक टर्म दे रखा है ग्लाइकोस्यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। अगर किसी पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज अपीयर हो रहा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। तो ये कहाँ पे दे रखा है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यानी ए का हमारा क्या होगा 4। रीनल कैलकुली जिसे आप किडनी स्टोन के नाम से भी जानते हैं, तो बी का हम कह सकते हैं मासेस ऑफ क्रिस्टल साल्ट विद इन द किडनी, तो बी का हमारा क्या होगा 3। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है ना। देखिए जहाँ पे भी सफिक्स आइटिस लगा हो आप समझ लेना कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन का जिक्र हो रहा है, और कह रहा है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसका मतलब कि इन्फ्लामेशन ग्लोमेरुलस के अंदर हो रहा है, तो सी का हमारा होगा 2। और अगर हम गाउट की बात करें, आप सभी जानते हैं गाउट एक प्रकार का अर्थराइटिस है जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल के डिपोजिशंस की वजह से होता है, तो हम कह सकते हैं एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, गाउट। तो मैच कीजिए, ए का हमारा 4, ये इसकी वजह से गलत हो गया, ये गलत हो गया, बी का हमारा 3, सो द करेक्ट आंसर इज सी। 167 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 168, क्या कहता है, डायलाइजिंग यूनिट यानी आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ फ्लूइड विच इज ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इट हैज। देखिए आर्टिफिशियल किडनी के अंदर जिस फ्लूइड का यूज किया जाता है उस फ्लूइड को हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड या डायलिसिस फ्लूइड। उस फ्लूइड का जब आप कंपोजिशन देखेंगे तो ठीक वही होता है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा का होता है, लेकिन
वहाँ पे यूरिया आपको अब्सेंट देखने को मिलेगा, यूरिया नहीं होता। ठीक है, अगर यूरिया अगर होगा उसमें तो जाहिर सी बात है डायलिसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इट हैज नो यूरिया, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसे तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वैसोप्रेसिन को कहा जाता है, लेकिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, एक्सेस यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो कम करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन को जो दूसरा नाम है ये वैसोप्रेसिन है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 170 क्या कहता है, द प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। जो हमारा पीसीटी है जिस एपिथेलियम से लाइंड होता है उसका नाम है आप कह सकते हैं सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि गलत है। ब्रश बॉर्डर्ड होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, गलत है। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, सो द करेक्ट आंसर इज सी। अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो यहाँ पे कह रहा है कॉलमनर, जिसकी वजह से ये गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 171 क्या कहता है, स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग। देखिए हमारे स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है स्वेट, और उस स्वेट का जब आप कंपोजिशन देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलता है वाटर, इसके अलावा आप कह सकते हैं यहाँ पे मिलता है सॉल्ट NaCl, इसके अलावा आप कह सकते हैं मिलेगा लैक्टिक एसिड। तो देखिए कहाँ पे है, यूरिया होता है क्या स्वेट में, नहीं। NaCl एंड यूरिया, नो। आप कह सकते हैं NaCl यूरिया एंड लैक्टिक एसिड, यस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो 171 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 172 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। पहला स्टेटमेंट कहता है बर्ड एंड लैंड स्नेल आर यूरिकोटेलिक एनिमल। यस सर, यह स्टेटमेंट हमारा सही है। हम जानते हैं कि बर्ड एंड लैंड स्नेल जो है ये यूरिकोटेलिक एनिमल है। मैमल्स एंड फ्रॉग आर यूरियोटेलिक एनिमल, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। जो मैमल्स हैं, जो फ्रॉग हैं, जो एम्फीबिया हैं, वो यूरियोटेलिक एनिमल है। तीसरा स्टेटमेंट देखें तो कहता है एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक, ये भी सही है। जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, वैसे तो इंसेक्ट यूरिकोटेलिक होते हैं, लेकिन जो इंसेक्ट एक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं उनका वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर कहता है बर्ड एंड रेप्टाइल आर यूरियोटेलिक, नो सर, जो बर्ड एंड रेप्टाइल होते हैं ये यूरिकोटेलिक होते हैं। तो सो द करेक्ट, आपसे पूछा गया था ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, और आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो द करेक्ट आंसर इज डी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 173 क्या कहता है, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, जिसका काम है हमारे बॉडी के अंदर जो जनरेट हो रहा है मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल उसे रिमूव करना। लेकिन किडनी के अलावा भी हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने में, और उनमें से एक है हमारा लंग्स। तो जो हमारा लंग्स है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये CO2 को भी रिलीज करता है, ये वाटर को भी रिलीज करता है। अब आप देखिए अगर हम डेटा से समझने की कोशिश करें कि लार्ज अमाउंट में किसे रिलीज किया जाता है, तो CO2 का जो रिमूवल होता है आप कह सकते हैं 200 ml आप कह सकते हैं पर मिनट। हमारा लंग्स हर मिनट में बोलो कितना रिमूव करता है, 200 ml CO2 रिमूव करता है। वही अगर हम वाटर के बारे में बात करें तो 400 ml आप कह सकते हैं वाटर पर डे को रिमूव किया जाता है ना। आपसे पूछ रहा है कि लार्ज अमाउंट में कौन रिलीज होगा, तो देखिए अगर एक मिनट में 200 ml रिलीज किया जा रहा है
तो 1 घंटे में इतना और 1 दिन में इतना, तो हमारा लार्ज अमाउंट में कौन रिलीज किया जा रहा है? CO2। सो द करेक्ट आंसर इज ए। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 174। क्या कहता है? द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, है ना। आपसे पूछा गया है कि सोडियम का जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो सोडियम का जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो पीसीटी के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। लेकिन अगर हम डी की बात करें तो कहता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये साल्ट के लिए ये क्या होता है? इम्परमिएबल होता है, तो साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अगर हम बोमेंस कैप्सूल की बात करें तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता है। अगर हम डीसीटी का जिक्र करें तो डीसीटी के अंदर हमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पीसीटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 175। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स मी फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। पहला स्टेटमेंट कहता है पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेस यानी स्लिट पोर फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल। हम सभी जानते हैं कि बोमेन कैप्सूल जो कि एक डबल वॉल कप शेप का स्ट्रक्चर है। आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये बोमेन कैप्सूल का आउटर वॉल है और ये आप देख सकते हैं इनर वॉल है। जब आप इनर वॉल की बात करते हैं तो ये जिस सेल का बना होता है उसे हम कहते हैं पोडोसाइट। और दो पोडोसाइट के बीच में आप यहाँ पे आप फील कर पा रहे होंगे, महसूस कर रहे हैं यहाँ पे देखकर कि यहाँ पे एक पोर है प्रेजेंट। इसे हम कहते हैं स्लिट पोर और हम इसे फिल्ट्रेशन स्लिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट भी कहते हैं। ये वही पोर है जिसके द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। फिर कहता है हेनल्स लूप मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। देखिए, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और किसका फॉर्मेशन होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हेनल्स लूप के अंदर होता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी। डीसीटी के अंदर पोटेशियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। फिर कहता है एफरेंट आर्टेरियोल कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द glomerulus towards renal vein. Afferent arteriole carry blood away from the glomerulus towards the renal vein. अगर हम इस बोमेन कैप्सूल की बात करें तो देखिए ये हमारा कौन है? एफरेंट आर्टेरियोल। और ये जो हमारा जो दिख रहा है ये है इफरेंट आर्टेरियोल। और एफरेंट आर्टेरियोल का काम क्या है? कि ये ब्लड को लाना टुवर्ड्स द आप कह सकते हैं ग्लोमेरुलस। और इफरेंट आर्टेरियोल का काम क्या है? ब्लड को बाहर लेकर जाना अवे फ्रॉम द आप कह सकते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे कह रहा है एफरेंट आर्टेरियोल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, है ना, जो कि गलत है। तो आपसे पूछा गया था कि करेक्टली एक्सप्लेन, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 176 क्या कहता है? पार्ट ए बी सी एंड डी ऑफ नेफ्रॉन और सोन इन द डायग्राम, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डायग्राम में है, ठीक है, उसके कुछ फंक्शन दे रखे हैं और इनकरेक्ट आपसे पूछा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं ए। हमने ये देखा कि ये हमारा पीसीटी है और कहता है कि पीसीटी के अंदर यानी 70% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्प्शन। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पीसीटी होता है इसके अंदर 70% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। नेक्स्ट अगर हम देखें बी की बात करें तो हम जानते हैं कि ये बी ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ना। और कह रहा है कि परमिएबल टू साल्ट, है ना। हम सभी जानते हैं कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये वाटर के लिए तो परमिएबल होता है, बट साल्ट के लिए ये सेगमेंट इम्परमिएबल होता है। और आपसे यहाँ पे कह रहा है कि दिस सेगमेंट इज परमिएबल टू साल्ट, जबकि ये है क्या? परमिएबल। तो इस तरह से हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी।
लेकिन एक बार हम सी को भी देखते हैं, क्या कहता है सी। यहाँ पे हमें DCT को दिखा रखा है और क्या कहता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयन एंड मेंटेनेंस ऑफ pH। हम सभी जानते हैं कि इस DCT के अंदर H+, इसके अलावा आप कह सकते हैं K+, इसके अलावा NH आप कह सकते हैं 3+, इन तीनों का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन का काम होता है pH एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना। सो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। डी की अगर हम बात करें, जो कलेक्टिंग डक्ट को रिप्रेजेंट किया है और कहता है अलाउ passes of a small amount of urea into medullary interstitium and help to produce concentrated urine। हम सभी जानते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट का जो लोअर सेगमेंट है, यहाँ से एब्जॉर्ब होता है स्मॉल अमाउंट में यूरिया, जो कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है एंड फर्दर इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो आपसे क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 177। क्या कहता है, किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स वर्टिब्रा। देखिए हम सभी जानते हैं कि किडनी रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर है, जो कि आप कह सकते हैं लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होता है। तो आइए, कहता है कि स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक, है ना, ये भी सही है, और थर्ड लंबर, यहाँ पे 12 थोरैकिक लिखा है, ये भी सही है 12 थोरैकिक, क्योंकि थोरैकिक वर्टिब्रा का नंबर कितना होता है 12, लेकिन यहाँ पे 5th नंबर लिख दिया है, जिसके वजह से ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सी। फर्स्ट थोरैसिक तो होगा नहीं, 10 थोरैसिक भी नहीं होगा, लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 178। क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनी। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, राइट किडनी इज स्लाइटली बिलो द लेफ्ट। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी की तुलना में थोड़ा स्लाइटली नीचे होता है, लोअर साइड होता है। तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, बोमेंस कैप्सूल इज अ सिंगल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। अभी तुरंत हमने डायग्राम बनाया था और हमने कहा था कि बोमेंस कैप्सूल ये डबल वॉल्ड कप शेप का स्ट्रक्चर है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। 3 की अगर हम बात करें, ग्लोमेरुलस अलोंग विथ बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड मल्पीजियन बॉडी और रीनल कार्पसल्स। यस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। आप कह सकते हैं ग्लोमेरुलस अलोंग विथ बोमेन कैप्सूल, हम उसे क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं मल्पीजियन बॉडी और रीनल कार्पसल्स। नेक्स्ट अगर हम देखें, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ओपन इनटू प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, क्या ऐसा होता है, आइए देख लेते हैं। ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, ये आप कह सकते हैं PCT है, लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले ये देखिए, और ये हमारा PCT है, और ये हमारा DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये PCT आप कह सकते हैं लूप ऑफ हेनले, ये हमारा DCT, और ये हमारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे क्या कह रहा है, लूप ऑफ हेनले डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ओपन इनटू PCT। क्या ये DCT PCT के अंदर ओपन होता है, नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। आगे कहता है, द लूप ऑफ हेनले डीप इनटू द मेडुला। यस, ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो लूप ऑफ हेनले है ये मेडुला के अंदर डीपली सिचुएटेड होता है, तो ये सही। और आपसे पूछा गया था विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो करेक्ट हमारा कौन होगा, 1, इसके बाद आप कहेंगे 3 एंड 5, 1 3 5, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, वह है क्वेश्चन नंबर 179। क्या कहता है, चूज द करेक्ट पाथवे ऑफ यूरिन फ्लो इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग के अंदर यूरिन के जो पाथवे है वो क्या है। ऑप्शन 1 में कहता है हेनल्स लूप PCT, गलत हो गया। DCT नहीं, आप कह सकते हैं PCT DCT। बोमेंस कैप्सूल नहीं, बोमेन कैप्सूल के अंदर तो बनेगा ही, ठीक है। तो लेकिन स्टार्ट किया है PCT से। फिर आगे अगर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोमेन कैप्सूल नहीं दिया है,
ठीक है, पीसीटी नहीं दिया है। स्टार्ट कहाँ से किया है, हेनल्स लूप, इसके बाद आप कह सकते हैं डीसीटी, इसके बाद आप कह सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट आप कह सकते हैं ये ओपन होगा, फाइनली आप कह सकते हैं माइनर कैलिक्स, आप मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, है ना, और यूरेटर फाइनली ओपन होगा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर ओपन होगा यूरेथ्रा में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। तो 179 का करेक्ट आंसर डी है। डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। क्या कहता है, ऑन एन एवरेज fill in the blank of blood is filtered by the kidney per minute which constitute roughly fill in the blank of the total blood pumped out by each ventricle of the heart in a per minute। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। हम जानते हैं कि हमारा हार्ट एक मिनट में जितना ब्लड पंप करता है उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अगर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आप कह सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml आप कह सकते हैं, और हार्ट रेट होता है 72 बीट पर मिनट। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 5040 ml। तो आप देखिए हमारा हार्ट एक मिनट में अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड को पंप कर रहा है। क्या जितना ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, क्या वो सारा का सारा ब्लड किडनी के अंदर चला जाता है? ऐसा नहीं है। जितना ब्लड हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है उसका सिर्फ 20 to 25% ही ब्लड किडनी को मिल पाता है, या आप इसी को कह सकते हैं 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट जो है वो ब्लड जो है वो हमारे किडनी को मिल पाएगा। और जितना ब्लड किडनी को एक मिनट में मिलता है उसे हम कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो कहते हैं। अगर आप इतने ml का 1/5 पार्ट कैलकुलेट करेंगे या 20-25% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आता है 1100 to 1200 ml। सर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जितना ब्लड किडनी को मिलता है, ठीक है, क्या ये सारा का सारा ब्लड जो है ये फिल्टर हो जाता है? नहीं सर, जितना ब्लड मिलता है इसका सीधा आप कह सकते हैं कि 10% ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन पाता है। और अगर आप 1200 का अगर आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं 120 ml आएगा। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसको 125 ml ले लेते हैं, है ना। ये इतना ml पर मिनट आप कह सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। अगर आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कह सकते हैं एक आवर में इतना बनेगा, और अगर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आता है 180 लीटर आता है। और हमने ये पढ़ा भी है कि हमारे बॉडी के अंदर हर दिन 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। सर तो क्या जितना फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है क्या पूरा का पूरा यूरिन बन जाता है? नो सर, जितना फिल्ट्रेट बनता है उसका 99% फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और सिर्फ 1% ही यूरिन बन पाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर इसका 1% यूरिन बनता है तो आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 180 का 1% कितना होगा, 1 पॉइंट आप कह सकते हैं 8 लीटर आप कह सकते हैं यूरिन पर डे फॉर्म हो पाता है ना। अब आप क्वेश्चन में आइए, क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। आप मुझे बताओ कि हमारा जो किडनी है एक मिनट में कितना ब्लड फिल्टर कर रहा है? तो हमने देखा 1100 to 1200 ml पर मिनट, जो कि कहता है विच कॉन्स्टिट्यूट रफली ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, जो कि हमारे कार्डियक आउटपुट का कितना है 1/5 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दे रखा है 110, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 1100 to 1200 ml ये तो सही है, लेकिन कह रहा है 3/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट, जो कि गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है 1100 to 1200 ml सही है, और 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट यानी हमारा हार्ट, है ना। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 181। क्या कहता है, द सब्सटेंस लाइक सोडियम, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड इन द फिल्ट्रेट formed by the kidney are reabsorbed, fill in the blank, whereas the nitrogenous waste are absorbed by। देखिए
जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, है ना। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आपको मिलता है सोडियम, मिलता है इसेंशियल, आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट, जो हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ऐसे तमाम कई सारे सब्सटेंस आपको मिलते हैं। उसी फिल्ट्रेट के अंदर यूरिया भी होता है, ठीक। तो अमीनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट है एंड सोडियम है, इन सब का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस के द्वारा होता है। और जो यूरिया का जो एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव प्रोसेस के द्वारा होता है ना। तो आप कह सकते हैं द सब्सटेंस लाइक सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड इन द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी आर रीएब्जॉर्ब actively, whereas the nitrogenous waste are absorbed by passive transport. So the correct answer is A. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 182। क्या कहते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का इम्पोर्टेंस क्या है ना। पहला स्टेटमेंट कहता है कॉज सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+, K+ एंड NH3 टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। देखिए, अगर हम DCT की इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन भी होता है और यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होता है। और ट्यूबुलर सिक्रीशन इसलिए होता है ताकि बॉडी फ्लूइड का जो pH है और आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन रहे। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन किसका किसका होता है, ये H+ का होता है, K+ का होता है और NH3 का होता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है, आपसे पूछा गया था इम्पोर्टेंस, है ना। फिर स्टेटमेंट अगर हम बी की बात करें, इट इज़ द कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमारे DCT के अंदर बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। आगे अगर हम सी की बात करें, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट, ये भी बात सही है कि DCT के अंदर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और अगर ऑप्शन डी की बात करें तो कहता है मोर देन वन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 क्या कहता है, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन में कहता है फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है, तो 183 का करेक्ट आंसर ए होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 184। कहता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है आइदर डू नॉट हैव वॉस एरिक्टा और दूसरा ऑप्शन दे रखा है हाईली रिड्यूस्ड वॉस एरिक्टा। जब आप NCERT पढ़ते हैं तो आपका NCERT कहता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वॉस एरिक्टा अब्सेंट होता है और अगर प्रेजेंट भी है तो वो हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी के अंदर कहता है बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 185 क्या कहता है, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। आपसे मिक्चुरेशन के बारे में पूछा है कि मिक्चुरेशन का आप स्टेप हमें बताइए, ठीक है। तो आइए हम उसके थोड़ा मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि हमारा बॉडी के अंदर, अगर ह्यूमन की अगर हम बात करें तो मिक्चुरेशन एक वॉलेंट्री प्रोसेस है ना। और मिक्चुरेशन कब स्टार्ट होगा, देखिए हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जैसे ही इसके अंदर आप कह सकते हैं 220 ml अप्रॉक्स, ठीक है ना, यूरिन फिल्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है ना। स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो क्या होगा, आप कह सकते हैं एक्टिवेट होगा। और जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होगा ये न्यूरल सिग्नल सेंड करेगा किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये इम्पल्स आता है, अब ये CNS मोटर इम्पल्स जनरेट करेगा और ये सिग्नल भेजता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट डेट्रूसर मसल्स को। और डेट्रूसर मसल्स जो होता है या स्मूथ मसल्स होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक। एंड साइमल्टेनियसली जो हमारा इंटरनल स्पिंक्टर है इसको रिलैक्स करवाएगा ताकि यूरिन बाहर रिलीज हो सके। और फिर एक
इम्पल्स कहाँ आएगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पास, और इसका जो कंट्रोल होता है वो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है ना। तो पहला आपसे सीक्वेंस पूछा है, तो आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। CNS कैन पासेस ऑन द मोटर मैसेज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। हमने सबसे पहले कहा कि 220 ml अप्रॉक्स यूरिन जो है यूरिनरी ब्लडर के अंदर फील्ड होता है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिवेट होगा। कहाँ लिखा हुआ है ये बात, स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लडर एज इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन। तो सबसे पहला हमारा होगा, आप कह सकते हैं 3। फिर उसके बाद जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, आप कह सकते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लडर सेंड सिग्नल टू CNS। उसके बाद हमारा होगा 3, और जैसे ही सिग्नल सेंड करेगा तो देखिए यहाँ पे CNS पासेस मोटर मैसेज टू इनिशिएट द स्मूथ मसल्स, तो आप कह सकते हैं 1, और साइमल्टेनियसली जो हमारा यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स भी होगा, तो आप कहेंगे 2। तो देखो अब 3 4 1 2 कहाँ पे है, 3 4 1 2, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, C। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही इसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिन फील्ड होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, न्यूरल सिग्नल सेंड करेगा CNS को, CNS मोटर इंपल्स जनरेट करेगा और सेंड करेगा यूरिनरी ब्लडर के मसल्स को, और यूरिनरी ब्लडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा एंड साइमल्टेनियसली यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो C होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 186 का, क्या कहता है, अब हम लोग मूव कर चुके हैं सेक्शन B में, है ना। फाइंड आउट विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आप कह सकते हैं फॉल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक विथ अ pH 6, ये स्टेटमेंट सही है। हम सभी जानते हैं कि हमारी यूरिन का जो pH होता है वो 6 होता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ऑन एन एवरेज 250 to 300 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे, ये स्टेटमेंट गलत है। हमारे अगर हम बात करें, ये स्टेटमेंट गलत है। एक हेल्दी पर्सन जो है अपने यूरिन के द्वारा पर डे 25 to 30 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट आउट करता है। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कहता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लाइकोस्यूरिया एंड कीटोन्यूरिया यानी फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस का जो सिम्टम है वो ग्लाइकोस्यूरिया और कीटोन्यूरिया दोनों है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर आगे कहता है फोर्थ स्टेटमेंट कि इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लडर आर टोटली रिमूव्ड देन देयर विल बी नो वॉलेंट्री कंट्रोल ऑन मिक्चुरेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमने अभी तुरंत मिक्चुरेशन का मैकेनिज्म पढ़ाया और आपने देखा कि जैसे ही यूरिनरी ब्लडर के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिन फिल्ड होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और वो स्ट्रेच रिसेप्टर न्यूरल सिग्नल सेंड करता है CNS को, और CNS मोटर इंपल्स फिर से जनरेट करेगा और वो सिग्नल कहाँ भेजता है, यूरिनरी ब्लडर के डेट्रूसर मसल्स को और हमारे स्फिंक्टर को, है ना। लेकिन जब आप स्ट्रेच रिसेप्टर को जब आप रिमूव कर देंगे तो मिक्चुरेशन ही नहीं हो पाएगा, हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल ही नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट सही है। अब आप मैच कर सकते हैं, 1 का हमारा ट्रू तो ये गलत हो गया, 2 का हमारा फॉल्स है तो ये 1 का ट्रू, 2 का फॉल्स, 3 का अगर हम देखें ट्रू, 4 का हमारा ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 187 क्या कहता है, स्टेटमेंट ए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इनकैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग बाइकार्बोनेट आयन। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो हमारा DCT है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन स्टेटमेंट में दे रखा है इनकैपेबल ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, जो कि स्टेटमेंट गलत होता है ना। स्टेटमेंट अगर हम बी की बात करें तो कहता रहा है कि नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल। देखिए जितना अमाउंट में फिल्ट्रेशन होता है, जितना पर डे फिल्ट्रेट बनता है, हम सभी जानते हैं कि एक दिन में हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो किडनी है 180 लीटर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करता है। उसका 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है नेफ्रॉन के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, यस, स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, यस। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 188 क्या कहता है, मैच द कॉलम विथ कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, है ना। कॉलम 1 में कहता है कुछ ऑर्गन्स दे रखे हैं और कॉलम 2 में कुछ उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट दे रखा है। सबसे पहला अगर हम ए की बात करें तो स्किन दे रखा है ना। और आप जानते हैं कि स्किन जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड की अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे NaCl होता है, वाटर होता है एंड लैक्टिक एसिड होता है। तो हम कह सकते हैं ए का क्या होगा 2। लीवर की अगर हम बात करें तो ये एक्सक्रीट करता है बाइल पिगमेंट, आप कह सकते हैं बिलिरुबिन एंड विलिवर्डिन, तो बी का हमारा होगा 1। और लंग्स जो है इसे भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये रिलीज करता है CO2 एंड वाटर, तो हमारा 4 होगा। और किडनी की अगर हम बात करें तो ये एक्सक्रीट करता है, ये आप सब जानते हैं, यूरिया, तो 3। अब आप मैच कीजिए, ए का 2 ये तो गलत हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। सो द करेक्ट आंसर इज बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 189 क्या कहता है। Statement A. The medullary zone of kidney is divided into few conical masses called medullary pyramid projecting into the कैलिक्स। देखिए हम सभी जानते हैं इस बात को कि जब हम किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब आप कट करेंगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो पेरीफेरी का जो पोर्शन है, जो आउटर पार्ट है, हम उसे कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और जो सेंट्रल पार्ट होता है हम उसे मेडुला के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो मेडुला है हमने इसे डिवाइड कर दिया है 8 कोनिकल मासेस के अंदर, और हर एक मासेस को हम क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। और ये आप कह सकते हैं प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स, ये NCERT का ही स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। स्टेटमेंट अगर हम बी की बात करें तो क्या कहता है, इनसाइड द किडनी the cortical region extend in between the medullary pyramid as renal pelvis। देखिए कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुला के अंदर एक्सटेंड करता है हम उसे कहते हैं रीनल कॉलम, और कॉलम ऑफ बर्तनी के नाम से जानते हैं, ना कि रीनल पेल्विस। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। नहीं सर, गलत। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। गलत। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग। यस, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 190। क्या कहता है, स्टेटमेंट 1, ग्लोमेरुलस अलोंग विथ बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कार्पसल्स। देखिए ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, और यहाँ पे जो एफरेंट आर्टेरियल बोमेन कैप्सूल के अंदर इंटर करता है ये बनाता है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जिसे आप ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। ग्लोमेरुलस अलोंग विथ आप कह सकते हैं बोमेन कैप्सूल, इन दोनों पार्ट को हम कहते हैं मल्पीजियन बॉडी के नाम से जानते हैं, या आप इसे रीनल कार्पसल्स भी कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस अलोंग विथ बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कार्पसल्स। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर आगे बात करते हैं, रीनल कार्पसल्स paroximal convoluted tubule, distal convoluted tubule of the nephron are situated in the cortical region of kidney। देखिए ये जो हमने एक सेक्शन कट किया है ये आपको किडनी का सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा कॉर्टेक्स है, और ये किडनी का पार्ट आप देख रहे हैं मेडुला। और अपनी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि मेडुला फ्यू कोनिकल मासेस में डिवाइड हो जाता है, जिसे आप मेडुलरी पिरामिड के नाम से जानते हैं। इस पूरे नेफ्रॉन को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा मल्पीजियन बॉडी है जिसे आप रीनल कार्पसल्स कहते हैं, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। जो PCT है ये भी कॉर्टेक्स में सिचुएटेड है। जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये भी हमारा कॉर्टेक्स रीजन में सिचुएटेड है। तो क्या कहता है, रीनल कार्पसल्स, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of kidney। yes, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो स्टेटमेंट B is correct, स्टेटमेंट A is wrong, गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट A and B are correct, so the correct answer is B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 191 क्या कहता है, विच कंडीशन इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी पर्सन का किडनी फेल हो जाता है तो
उस कंडीशन में जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो यूरिया का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो यूरिया बॉडी से रिमूव नहीं हो पाता, उस कंडीशन में ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया, है ना। तो क्या कह रहा है, विच कंडीशन इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर, तो हम कहेंगे यूरेमिया, है ना। रीनल कैलकुली जो है ये तो किडनी स्टोन को बोला जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है आप कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, और हेमोडायलिसिस जो है ये रीनल फेलियर का ट्रीटमेंट है ना। तो ये होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 क्या कहता है, बीच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है ना, नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देखिए ये जो आपको पार्ट जो दिख रहा है, कलर चेंज करते हैं, ये जो पार्ट आपको जो दिख रहा है ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड दिस सेगमेंट इज परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर आप कह सकते हैं सॉल्ट। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये कह सकते हैं वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, लेकिन सॉल्ट के लिए आप कह सकते हैं परमिएबल होता है। आपसे पूछा गया है इम्परमिएबल टू वाटर, तो इम्परमिएबल टू वाटर हमारा कौन हो जाएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 193। क्या कहता है, कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, टिक द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कार्डियक एक्टिविटी को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला जो सेंटर है वो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा में। जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमारे पास मेडुला ऑब्लंगाटा है। इस मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर हमारे पास दो सेंटर है, एक का नाम है कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर और जो दूसरा सेंटर है वो है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, जबकि कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करता है, आइए उसे हम थोड़ा समझते हैं। कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर से वन पेयर सिंपैथेटिक नर्व अराइज होता है। ये सिंपैथेटिक नर्व हमारे हार्ट में प्रेजेंट ऐसे नोड को इनर्वेट करता है। क्लियर है यहाँ पे। दूसरी बात अगर हम देखें कि जो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर है यहाँ से अराइज होता है वेगस नर्व। इस वेगस नर्व का एक ब्रांच जो ऐसे नोड को इनर्वेट करता है इसे हम कहते हैं कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे ही कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर जब अपना स्टिमुलस ऐसे नोड को देता है तो ये सिंपैथेटिक नर्व का जो टर्मिनल एंड है यहाँ पे रिलीज होते हैं क्या, एपिनेफ्रिन और आप कह सकते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। जैसे ही एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा तो हमारा जो हार्ट रेट है ये इंक्रीज होगा। हार्ट रेट इंक्रीज करने के साथ साथ ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है उसे भी इंक्रीज करता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। और अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बाद कार्डियक आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब आप कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं तो हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि हमारा हार्ट एक बार में जितना ब्लड पंप करता है, हमारा वेंट्रिकल जो है एक बीट में जितना ब्लड पंप करता है। और सोच करके बताओ यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसने हार्ट रेट को भी इंक्रीज किया, तो मुझे बताना कि दोनों बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट भी ओवरऑल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब हमें यह समझना होगा कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है और कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करवाता है बाय इंक्रीजिंग स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। लेकिन अब हम थोड़ा इधर देखते हैं, जो हमारा कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व है जब ये स्टिमुलस लेकर के आएगा तो ये अपने टर्मिनल एंड से रिलीज करता है ACH, एसिटाइल कोलिन, और ये एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। इसके साथ साथ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है उसे भी कम करेगा। अब आप
सोच करके बताइए कि जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। और मुझे बताओ कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो हार्ट रेट भी ये का कम कर रहा है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम कर रहा है, यानी ओवरऑल हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या होगा, कम होगा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा, आप कह सकते हैं कि हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हम अपने ऑप्शन के ऊपर आते हैं। पहला ऑप्शन कहता है सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। अभी हमने देखा कि जो पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है ये हार्ट रेट को इनहिबिट करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को भी कम करता है, जिस वजह से ऑप्शन ए गलत हो गया। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो क्या कहता है, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अभी हमने देखा कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये हार्ट रेट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है और स्ट्रोक वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर रहा है बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। लेकिन ऑप्शन सी और डी को भी देखते हैं क्या कहता है। द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीजेस द हार्ट रेट, यहां तक तो सही है। फिर आगे कहता है बट इंक्रीजेस स्ट्रोक वॉल्यूम। नहीं सर, पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो स्ट्रोक वॉल्यूम को भी कम करता है, जिसकी वजह से यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। स्टेटमेंट अगर हम डी की बात करें तो क्या कहता है, द सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट। नहीं, सिंपैथेटिक हार्ट रेट को इंक्रीज करता है बट इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये तो सही है, स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करता है लेकिन हार्ट रेट की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है डिक्रीज, इस वजह से हमारा ये ऑप्शन गलत हुआ। सो द 193 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 194। क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है प्लाज्मा कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन। ये बात सही है कि हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है प्लाज्मा कंटेन 6 to 8% प्रोटीन। ये भी बात सही है कि हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो 6 to 8% है, ये भी सही है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट कहता है ब्लड डज नॉट क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपरिन। देखिए, जब तक ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लॉट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है और वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन जैसे ही वो ब्लड वेसल से बाहर, हमारे बॉडी से बाहर आता है, आप जानते हैं कि वो हेपरिन इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग हमें देखने को मिलता है। अगर हम स्टेटमेंट 4 के बारे में देखें, प्लाज्मा विदाउट सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये बात सही है कि अगर आप प्लाज्मा से अगर सारे क्लॉटिंग फैक्टर को अगर आप रिमूव कर देते हैं, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, उसमें से अगर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर को अगर आप रिमूव कर देते हैं तो क्या कहलाएगा, सीरम। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। फिफ्थ स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट एज वेल एज आरबीसी प्रोडक्शन occurs when a person going to higher altitude from plane। जब कोई पर्सन प्लेन से हायर एल्टीट्यूड पे जब मूव करता है तो आपने पढ़ा होगा कि उस पर्सन का जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है। सिर्फ ब्रीदिंग रेट ही नहीं, उस पर्सन के अंदर जो आरबीसी का जो नंबर है, आरबीसी का जो काउंट है वो भी इंक्रीज करता है। क्यों करता है, कभी आपने सोचा है? देखिए, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते जाते हैं वहाँ पे हमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, वो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होने लगता है। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब कम होता है तो जाहिर सी बात है हमारा जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो ब्रीदिंग को क्या करता है, फास्ट कर देता है। तो पहला ये तो ब्रीदिंग रेट हुआ। दूसरा, अगर हम देखें उसी ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए होता क्या है, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन आता है, जो किडनी के अंदर जक्स्टाग्लोमेरुलर जो सेल्स प्रेजेंट है वो जेजी सेल सिक्रीट करता है इरिथ्रोपोएटिन को, और वो इरिथ्रोपोएटिन
आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है, जिसके कारण आरबीसी का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। अब सोचो जितना ज्यादा आरबीसी का नंबर होगा उसके अंदर हेमोग्लोबिन का अमाउंट भी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा हेमोग्लोबिन होगा उतना ही ज्यादा वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो ये कहानी थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट यानी 5। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 195। क्या कहता है, कॉर्डा टेंडिनी आर एसोसिएटेड विथ बाइकस्पिड वल्व ओनली। देखिए जब आप हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आपको 4 चैम्बर दिखाई देता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, है ना, राइट वेंट्रिकल और आप कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के ओपनिंग पे आपको यहाँ पे एक वल्व दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग पे आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होता है मिट्रल वल्व या बाइकस्पिड वल्व। देखिए कुछ ग्रुप ऑफ फाइबर्स हैं जिसका एक एंड हमारे वेंट्रिकल वॉल के पैपिलरी मसल्स से अटैच होता है और उसका जो दूसरा एंड होता है आप कह सकते हैं एबी वल्व से, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व से एसोसिएटेड होता है। अब ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए जब एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एट्रिया का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एट्रिया का जो ब्लड है वो कहाँ चलाएगा, वेंट्रिकल के अंदर चलाएगा। जब एट्रिया के अंदर सिस्टोल होगा तो ये जो वल्व है ये ओपन रहेगा, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होगा, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होगा, अब आप मुझे बताइए ये जो ब्लड है हम कह सकते हैं पल्मोनरी, आप कह सकते हैं आर्टरी में जाएगा और एरोटा में जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो ब्लड है वो बैकफ्लो हो। तो बैकफ्लो ना हो इसके लिए क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से ठीक पहले हमारा एबी वल्व क्लोज होगा। एबी वल्व जब क्लोज होगा, पहले ओपन था, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वल्व रिवर्स ओपनिंग हो जाए। तो रिवर्स ओपनिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो कॉर्डा टेंडिनी है वो क्या करेगा, उसको नीचे खींच करके रखेगा, उसे पुल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉर्डा टेंडिनी है इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट रिवर्स ओपनिंग ऑफ एबी वल्व। कॉर्डा टेंडिनी आर एसोसिएटेड विथ बाइकस्पिड वल्व ओनली, नहीं सर, ट्राइकस्पिड से भी एसोसिएटेड है, तो ये गलत हो गया। एसोसिएटेड विथ ट्राइकस्पिड वल्व ओनली, नहीं, बाइकस्पिड से भी एसोसिएटेड है, गलत हो गया। प्रिवेंट बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व फ्रॉम कोलैप्सिंग बैक इनटू एट्रिया ड्यूरिंग पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यही तो बात मैंने बताया कि जब वेंट्रिकल के अंदर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एवी वल्व जो है उसकी रिवर्स ओपनिंग हो सकती है। उसी रिवर्स ओपनिंग को प्रिवेंट करने के लिए कॉर्डा टेंडिनी वर्क करता है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है और सही है इस वजह से हमारा ये करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन कहता है नन फाइब्रस, नहीं सर ये फाइब्रस कॉर्ड है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 196 क्या कहता है, ऐसे नोड इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो ऐसे नोड जो होता है वो सिचुएटेड होता है अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे। कहां पे सिचुएटेड होता है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, लेफ्ट अपर कॉर्नर, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। स्टेटमेंट अगर हम बी की बात करें क्या कहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, ये सही है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो अब देखिए हमारा जो स्टेटमेंट ए है, बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 197 क्या कहता है, स्टेटमेंट ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप AB, है ना, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप AB एक पर्सन है जो AB ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता है, कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप अंडर ABO सिस्टम। देखिए ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर हमारे पास कई सारे फिनोटाइप हैं, जैसे ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O और ब्लड ग्रुप AB। स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या AB ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है क्या इसमें से सबको ये ब्लड डोनेट कर सकता है क्या। एक काम करते हैं, ट्रांसफ्यूज करके देख लेते हैं। अगर आप AB ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, जब आप किसी ब्लड ग्रुप A वाले पर्सन को जब आप ट्रांसफ्यूज करेंगे तो आप मुझे बताइए क्या होगा। इस A ब्लड ग्रुप पर्सन के ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन सा एंटीबॉडी है, B एंटीबॉडी है, जो इसके
आप कह सकते हैं बी एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्लम्पिंग होगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं पर्सन को डेथ भी हो सकती है। ये पर्सन क्या बी को डोनेट कर सकता है क्या? नहीं सर, बी को डोनेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है? आप कह सकते हैं एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, और ये एंटीबॉडी ए जो है यहाँ पे प्रेजेंट एंटीजन ए के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये पर्सन ओ ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है? अब देखिए, ओ ब्लड ग्रुप पर्सन के आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन तो नहीं है, लेकिन इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है, और जब आप ए बी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करोगे, इसका मतलब आप एंटीजन ए दे रहे हो, एंटीजन बी दे रहे हो। तो बताइए, एंटीजन ए और एंटीजन बी जो है यहाँ पे प्रेजेंट एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, फिर से एग्लूटिनेशन हो जाएगा। आप कह सकते हैं ये भी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्या आप ए बी ब्लड ग्रुप पर्सन इसको दे सकता है? हाँ सर, इसे तो दे सकता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबको नहीं दे सकता। तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा गलत है। पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन? नो सर। कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? यस, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। अब देखिए क्या कहता है, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, यस। स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, यस। तो आप कह सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 198 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? हम सभी जानते हैं कि आरबीसी का अगर हम देखें कि जो डिस्ट्रक्शन होता है वो स्प्लीन के अंदर होता है ना, तो इसीलिए हम इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। तो स्प्लीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 199। क्या कहता है, विच सर्कुलेशन सिस्टम प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस to the tissue and take CO2 and other harmful substances away for elimination? और पहला ऑप्शन दे रखा है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए, जब आप डबल सर्कुलेशन का बात करते हैं तो देखो होता क्या है, हमारे बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है with the help of superior vena cava। बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाता है with the help of inferior vena cava, और ये दोनों वेना केवा आकर ओपन कहाँ पे होता है? आप कह सकते हैं राइट ऑरिकल के अंदर। तो देखिए, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया गया और फाइनली इसे डाल दिया गया राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से अब ये जो ब्लड है ये कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल। एंड राइट वेंट्रिकल से हम इस ब्लड को सेंड करेंगे लंग्स के अंदर। कैसा ब्लड आप भेज रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। एंड आफ्टर ऑक्सीजनेशन आप कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रिया के अंदर। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से मुझे बताइए कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड है? आप कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट है। यस और नो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ये ब्लड है, न्यूट्रिएंट भी है, और मुझे बताना है इसे एरोटा के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक आपने पहुंचा दिया। इस सर्कुलेशन में हमारा दो सर्कुलेशन है, एक को हम कह रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरे को हम कह रहे हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, है ना। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सर्कुलेशन है जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है बॉडी टिश्यू को, एंड बॉडी टिश्यू से CO2 को अवे लेके जाता है फॉर द एलिमिनेशन, है ना। तो मुझे बताना ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन ही तो है ना, जो हमारे बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, एंड यहाँ से जो CO2 निकल रहा है इसे अवे फ्रॉम द बॉडी भी लेकर जा रहा है फॉर एलिमिनेशन। तो हम कह सकते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 200। क्या कहता है, रिमूवल ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। आपसे कह रहा है कि अगर किसी नेफ्रॉन से अगर हम PCT को अगर रिमूव कर दे तो क्या होगा। सबसे पहले तो आप PCT का फंक्शन समझो कि PCT का फंक्शन क्या है। PCT में आपने देखा था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। आपने इसका एग्जैक्ट डेटा भी पढ़ा कि 70% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है? आप कह सकते हैं PCT के अंदर होता है। इसके अलावा इसी PCT के अंदर ट्यूबुलर सिक्रेशन भी होता है, और ट्यूबुलर सिक्रेशन किसका होता है? H+।
K+NH3। इसके अलावा आप कह सकते हैं क्रेटेनिन होता है, ड्रग होता है, ह्यूपेरिक एसिड होता है, पिगमेंट होता है। अब आप सोच करके बताइए कि अगर आप पीसीटी को रिमूव कर देंगे तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा था वो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, और वाटर जब रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो हमारा जो यूरिन है वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट होगा। इतनी बात समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि अगर आप पीसीटी को रिमूव करेंगे तो मोर डाइल्यूट यूरिन जो है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और इस तरह 200 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।